नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि पंजाब से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा में गूंजा हरियाणा सरकार का फैसला। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पंजाब विधानसभा में हरियाणा सरकार का फैसला गूंजा है। आप विधायक रूपिंदर, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां आरक्षित। हरियाणा सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया गया है, ये कि नौकरियों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आपको दिखा रहे हैं। पंजाब विधानसभा में हरियाणा सरकार का फैसला गूंजा है। आप विधायक रूपिंदर और रूबी ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि 75% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं के लिए ही आरक्षित की गई हैं, जिस पर आज राज्यपाल ने मुहर भी लगा दी। राष्ट्रपति की ओर से अब मुहर लगने के बाद इस फैसले को लेकर पंजाब सरकार ने तारीफ की है। आप विधायक रूबी ने पंजाब में इस तरह की व्यवस्था करने की मांग की है। आपको बता दें कि अब जो ऐलान किया गया था हरियाणा सरकार की ओर से 75% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संपादक जगतार भुल्लर जुड़ गए। सबसे पहले स्वागत है आपका जगतार जी। सीधा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस मामले में हरियाणा में जो फैसला लिया गया है, पंजाब में भी मांग की जा रही है कि ये फैसला लिया जाए, क्योंकि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं जनता की समस्या यही रहती है कि रोजगार नहीं है आज के वक्त में। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, ये हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया और इससे ऐतिहासिक फैसला भी करार दिया गया कि जो प्रायोरिटी होगी प्राइवेट जॉब, जहां प्राइवेट जॉब में 50,000 से तक जो सैलरी है, वहां जो प्रायोरिटी है, जो पहल है, वो हरियाणा के लड़के और लड़कियों को मिलेगी। ये हरियाणा सरकार ने फैसला लिया। कल बिल भी पास हो गया था और आज इसी हरियाणा पैटर्न को लेकर पंजाब में चल रहे बजट सत्र दौरान भी मुद्दा उठा। आम आदमी पार्टी बठिंडा ग्रामीण से जो विधायक हैं रुपिंदर कौर रूबी, उनकी तरफ से ये मसला उठाते हुए कहा कि अगर हरियाणा जी फैसला ले सकता है तो पंजाब में ऐसा फैसला या ऐसा जो बिल है वो क्यों नहीं लागू किया जा सकता। और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा कि बठिंडा में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, लेकिन उसके रिफाइनरी की बात करें तो वहाँ तमाम जितने भी मुलाजमा और अधिकारी, उसमें गिनती के पंजाब के लोग ही हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ने बेरोजगारी को रोकना है तो उसके लिए हरियाणा पैटर्न पे ही पंजाब को भी ऐसी एक बिल लेके आना चाहिए, जिसमें प्राइवेट जॉब जो हो, जहाँ प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, तो वहाँ जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ पंजाब के ही लोगों को मिले। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ हरियाणा का या पंजाब का मसला नहीं, राजस्थान में ये मांग उठी थी, मध्य प्रदेश में भी मांग उठी थी, महाराष्ट्र में भी चल रहा है कि जो प्रायोरिटी है वो उसी राज्य के लोगों को मिलनी चाहिए जहाँ फैक्ट्री लगे। तो निश्चित तौर पे अब एक डिमांड भी है, क्योंकि लगातार पंजाब का जो यूथ है नौकरी ना मिलने के कारण निराशा के चलते विदेशों में जा रहा है। अगर लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में अगर यूपी और बिहार के लोगों से वही 7 लाख से ज्यादा जो वहाँ यूपी और बिहार के लोग रह रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पंजाब का यूथ है वो निराशा की आलम में। तो ये इसी को लेकर आज जो आम आदमी पार्टी की जो विधायक है रुपिंदर कौर रूबी, उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया था कि अगर हरियाणा सरकार जो फैसला ले सकती है तो पंजाब को भी ये फैसला लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ना ही देरी करनी चाहिए। जी शुक्रिया जगतार सिंह जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो लगातार हरियाणा सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है पंजाब में, उस फैसले का स्वागत किया गया है और ये मांग की गई है कि पंजाब में भी इस तरीके से फैसला लिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ रुक करते हैं आप 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर, बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म्स की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फिल्मों से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और अन्य शामिल हैं। कई अन्य लोगों को भी फैंटम फिल्मों की ओर से
कर चोरी के संबंध में खोजा जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई और पुणे में करीब 20 से 22 स्थानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से तलाशी ली जा रही है, जिसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, मधु मंटेना, विकास बहल और अन्य के अलावा फैंटम फिल्म्स और 3 अन्य संस्थाओं के कार्यालय शामिल हैं। बता दें कि 2011 में अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विक्रमादित्य और विकास बहल की ओर से फैंटम फिल्म्स की स्थापना की गई थी। हालांकि अक्टूबर 2018 में कंपनी को बंद कर दिया गया था। और ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, आयकर विभाग की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, अपडेट आपके पास क्या कुछ है? देखिए, मुंबई सहित पुणे सहित करीब 22 इलाकों में मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। इस समय उपस्थित है तापसी पन्नू के घर के बाहर इंपीरियल पैलेस, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1205 में डी विंग में तापसी पन्नू इसी बिल्डिंग में रहती हैं। आज सुबह जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी उनके घर पे आए तो उस वक्त वो घर पे ही मौजूद थी। हालांकि ये भी जानकारी बताई जा रही है कि तापसी पन्नू सहित निदेशक अनुराग कश्यप और उनके साथी तमाम लोगों के घर पर जो है छापेमारी की जा रही है। 22 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ ये जानकारी आपको दे दे कि क्वांटम दफ्तर के बाहर और फैंटम फिल्म को लेकर इस तरह की जानकारी मिली कि कर टैक्स चुराने को लेकर इसका खुलासा किया जाना बाकी, जिसको लेकर लगातार आज सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको तापसी पन्नू इस बिल्डिंग में 2017 में रहने के लिए आई थी, जब वो 2020 में सुर्खियों में आई थी। उसके बाद से लगातार तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप दोनों राजकीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ भी विरोध करने की अगर बात आती तो वो लगातार विरोध करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप सहित पुणे के कई ठिकानों में एक साथ जो छापेमारी चल रही है उसमें इनकम टैक्स के करीब सैकड़ों अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग के पास मैं खड़ा हूं वहां पर इस तरह की जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार सुबह से ही आना जाना जारी रखे हैं। जी सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कितनी जगहों पर छापेमारी हो रही है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है सामने? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी पर करीब 20 से 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें सबसे अहम गोरेगांव, दूसरी बात अंधेरी के मीरा सोसाइटी और वहीं बैंड्रा की एक बड़ी पॉश सोसाइटी में छापेमारी चल रही है। उसके अलावा क्वांटम के जो दफ्तर है वहां भी छापेमारी की जा रही है। पुणे के कई दफ्तरों में छापेमारी की जा रही है और कई निदेशक हैं जिनके घर पे छापेमारी की जा रही है। हालांकि नामों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, छापेमारी जो की जा रही है इसमें क्या कुछ निकल कर आया है? क्या अभी तक किसी अधिकारी से कोई बात हुई हो, किसी ने जानकारी दी हो, कुछ निकल कर आया हो? देखिए, फिलहाल किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरह से जितेंद्र आव्हाड ने जानकारी दी है कि ये खुलासे के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर क्यों हो रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की फैंटम फिल्म में कर चोरी की बात सामने आई थी उसको लेकर तपास की जा रही है। तमाम जो दस्तावेज है गैरेज से वो इकट्ठा किए जाते हैं, उसको लेकर जानकारी अभी देर से आने की संभावनाएं है। फैंटम फिल्म से जुड़े और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उन पर भी छापेमारी की जा सकती है, तो क्या वो नाम आपको पता है? उन नामों का खुलासा हो रहा है कि आगे कौन कौन आईटी विभाग की चपेट में आ सकता है? देखिए, फैंटम फिल्म से जुड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अलावा उससे जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला जाएगा, उनसे जुड़े हुए तमाम उस शख्सियत से पूछताछ की जाएगी। ताकि नामों का खुलासा अभी तक इनकम टैक्स के किसी भी अधिकारी ने नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये छापेमारी चलेगी। हालांकि जब इनकम टैक्स की रेड होती है उस वक्त जो है तमाम दस्तावेज खंगाले जाते हैं, तमाम बिल और गैजेट खंगाले जाते हैं। तो ऐसे में देर शाम तक इस पर खुलासा या प्रकाश हो सकता है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है और जिस मकसद से इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है क्या वो मकसद कंप्लीट करने में कामयाब होती है नहीं। जी शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जबकि मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके की चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस के हाथ करारी मात खानी पड़ी है। हालांकि ऐसे में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को वहां हार का मुंह देखना पड़ा, जहां पिछले साल दंगे हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीलमपुर में मुस्लिम समुदाय के केजरीवाल से दूरी बनाने के पीछे दंगे का दर्द या तबलीगी जमात के मरहज के खिलाफ लिया गया एक्शन है। बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में सीलमपुर की चौहान बांगर सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक
हाजी इशराक खान को उतारा था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक चौधरी मलीन के बेटे जुबैर चौधरी पर दांव लगाया था। बीजेपी ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद नजीर अंसारी को प्रत्याशी बनाया था। आम आदमी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने और मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय और फायर ब्रांड नेता विधायक अमानतुल्लाह खान को खासतौर से सिलमपुर चौहान बांगर इलाके में लगा रखा था, लेकिन बावजूद इसके भी आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हाजी इशराक खान को कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर चौधरी ने 10,642 वोटों से मात दी है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में भले ही कांग्रेस ने एक ही सीट पर जीत हासिल की हो, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी से हाईकमान ने थोड़ी राहत के साथ जरूर ली है। अगर बात करें बीजेपी की, तो यहां बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। यहां बीजेपी खाता तक नहीं खोल सकी है। अरविंद केजरीवाल, उनकी कैबिनेट के लोग गली गली धक्के खाएं, लोगों के हाथ पैर दबाए और उसका नतीजा है वो कि 0 हो गए हैं। मुद्दा साहब, मैं तो विकास पर मांग रहा था। अरविंद केजरीवाल एंड कैबिनेट ने ये दंगा और मरकज पर लिया है और दंगा मरकज का नतीजा ये हुआ कि 0 हो गए। साहब, ये दर्द है दिल के अंदर। अरविंद केजरीवाल दंगे वाले दिन अगर यहाँ आ जाते तो ये दंगा नहीं होता। कुछ दिन पहले 1,000 पैरामिलिट्री की फोर्सेस को लेकर आए थे। अगर ये पैरामिलिट्री की फोर्सेस अरविंद केजरीवाल उस दिन लेकर आ जाते तो दंगा नहीं होता। जो बच्चों के लाल शहीद हुए, जो मर गए, जो बच्चे जेलों में पड़े हैं, उनकी माओ से पूछो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो। और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, जिस प्रकार से दिल्ली में उपचुनाव हुए एमसीडी के, तो आम आदमी पार्टी को जीत का सामना तो करना पड़ा है। जीत तो हासिल हुई है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने अपनी एक सीट गंवा दी है। तो सियासी समीकरण इस वक्त क्या बन रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जीत मिली है और कहीं ना कहीं 4 सीटों पर जरूर बढ़त मिली है, मगर कहीं ना कहीं उस तबलीगी जमात से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक सीट जो उनके हाथ से गई है वो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी आती और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी हुई नहीं है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से झोली में गई है और कहीं ना कहीं से इस तरीके के तबलीगी जमात से जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जोर शोर की प्रचार की, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उसने आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी थी। मगर जिस तरीके से एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जीत तो हासिल की है, लेकिन जो सीट गंवाई है वो आम आदमी पार्टी के पास थी। तो क्या लगता है, क्या वजह रही जिसके चलते आम आदमी पार्टी को हाथ धोना पड़ा? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें जिस सीट पे से आम आदमी पार्टी के कह सकते जो उम्मीदवार थे वो हारे हैं, वो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि ये सीट आम आदमी पार्टी की बिल्कुल पक्की थी और कहीं ना कहीं उसे तबलीगी जमात से जोड़ के देखना कहीं ना कहीं ये गलत होगा। मगर इस तरीके से टिप्पणी करना वो भी है कि देखना होगा कि किस तरीके से टिप्पणी की जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके ये सीट भी आम आदमी पार्टी के पास थी ये जरूर तय हो चुका था, मगर जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा था कि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आएगी और कहीं ना कहीं योग मिस्त्री के उपचुनाव के अंदर लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मगर जिस तरीके से भाजपा को नुकसान हुआ है वो जरूर स्पष्ट है, क्योंकि भाजपा ने बिल्कुल जोर शोर लगाया था और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि भाजपा की जो निगम के सरकार है वो भाजपा की और कहीं ना कहीं ये 5 सीट भी भाजपा के पास आएगी। मगर भाजपा के पास नया आके आम आदमी पार्टी की झोली में जाना तो साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं आने वाली सरकार जब होगी निगम के अंदर तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही होगी। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, नाम आपका सरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब यूपी के अमरोहा में किसानों ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। यह आंदोलन है दूध का आंदोलन। यहां लगभग आधा दर्जन किसानों ने सरकार को दूध ना बेचने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद इलाके की दूध की डेयरियां सुनसान हो गई हैं। अमरोहा जिले के रसूलपुर गांव में किसानों ने डेयरी पर दूध देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, गांव में आने वाली दूध की गाड़ियों पर भी धावा बोला जा रहा है। दूध लेकर आई एक गाड़ी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही किसानों की ओर से ड्राइवर को बंधक बनाने और गाड़ी के टायर पंचर करने की धमकी भी दी जा रही है। इसके अलावा ऐसी ही एक तस्वीर शाहजादपुर गांव से सामने आई, जहां पर किसानों ने डेयरी पर दूध देना बंद कर दिया। साथ ही अन्य लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील की जा रही है। दरअसल किसानों का यह दावा है कि वो सभी गांव से दूध और उससे जुड़ा सामान इकट्ठा करके गाजीपुर बॉर्डर पर भिजवाएंगे, जहां पर किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को अब अलग अलग गांव के किसान इस तरह समर्थन कर रहे हैं। दरअसल कृषि कानूनों और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किसानों की ओर से दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचने का ऐलान किया गया है, जिसमें उन्होंने मिल्क डेयरी को दूध नहीं देने का ऐलान किया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका रामपाल जाट जी। तो किसानों की ओर से किसानों की ओर से जो अब ये ऐलान किया गया है, दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा डेयरी पर, और अब इस तरीके की तस्वीर का आना, तो इससे आम जनता तो परेशान हो रही है। किसान चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन आम जनता को परेशान करना तो किसान भी नहीं चाहते। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं किसान? अरोड़ा जी, पहले तो किसानों ने अपने उत्पादों का दाम सुनिश्चित करने का जो कदम बढ़ाया है, ये सही दिशा में बढ़ाया गया, सही कदम। दूसरा, अभी ये जो 100 रुपए किलो की बात आई, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसकी प्रतिक्रिया में जो सोशल मीडिया पे चला कि यदि पेट्रोल डीजल 100 रुपए तो दूध 100 रुपए क्यों नहीं, तो ये पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का विरोध करने का एक प्रभावी ढंग के रूप में अपनाया गया। भाई इतना जरूर है, जहां के किसानों ने निर्णय किया है, अच्छा होता सब मिलकर ये निर्णय होता और पहले गुण पर चर्चा होती, उसके बाद ये निर्णय हो तो अच्छा है। लेकिन किसान अपने उत्पादों का दाम तय करना शुरू करे, ये देश में अच्छी शुरुआत है। इसके कारण से किसी को परेशानी हो, और वो भी किसानों कारण, ऐसा किसान का मन कभी नहीं रहता है। उनका मन तो इतना ही रहता है कि अभी जैसे वो दूध नहीं देंगे तो सरकार उसी दूध को खरीद कर कम दामों पर खाद्य सुरक्षा कानून में गरीबों को उपलब्ध करा सकती है, कमजोर लोगों को उपलब्ध करा सकती है। और किसानों ने भी कहा है कि जहां भी ऐसी जरूरत पड़ेगी वो दूध पहुंचाएंगे। इसलिए उनसे किसानों की लड़ाई में पहले थी, न आज है। ये तो सरकार का जो विरोध चल रहा था, उसमें जो लगातार आंदोलन चल रहा है, कभी कभी आंदोलन के कारण से इस प्रकार के निर्णय होते हैं, उनमें सावधानी रखने की भी जरूरत है।
कि हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, जनता के खिलाफ नहीं। इसलिए हमारे कारण से किसी को कष्ट नहीं हो, ये भी हम ध्यान रखेंगे। और हमारे किसान भी पहले भी घोषणा कर चुके हैं, जहां भी कोई दूध की जरूरत होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूध देंगे, बिना पैसे भी दूध देंगे। तो ये अच्छा उन्होंने संकेत दिया है कि हम तो चाहेंगे कि किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिले, लेकिन जनता किसानों के कारण से परेशान नहीं हो, किसानों को अच्छा दाम मिले और उपभोक्ताओं को सस्ता मिले। ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये जिम्मेदारी का वहन सरकार को करना चाहिए। गरीबों को सस्ता दिलाने का भार किसानों के कंधे पर नहीं, सरकार के कंधों पर होना चाहिए। चलिए ठीक है, रामपाल जाट जी, आप भी किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं और जिन्होंने ये निर्णय लिया है वो भी किसानों के समर्थन में कर रहे हैं, तो आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग जो है, क्योंकि आपने ही कहा कि गुण और अवगुण दोनों पर चर्चा होने के बाद अगर लेकर आते तो बेहतर होता, जो कानून या जो भी फिलहाल फैसला लिया गया है किसानों की ओर से, जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, अगर गुणों और अवगुणों पर चर्चा होती उसके बाद आता तो ज्यादा बेहतर होता। तो क्या आपकी ओर से अपील की गई है, क्योंकि है तो एक ही, सभी किसानों के साथ हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी? कि हमारी जिम्मेदारी अरोड़ा जी इतनी है कि हम लगातार किसानों से इस संबंध में संवाद बनाए रखें और आपस में चर्चा करके ऐसे विषयों पर हम सकारात्मक पहल कर सकें, इसकी आवश्यकता है। इसलिए ये संदेश कि किसानों के कारण से कोई परेशान हुआ, ये ठीक नहीं। हम तो चाहेंगे किसानों के कारण से तो सबको सुख मिलना चाहिए। किसान तो सुख देने वाला है, अन्नदाता है, वो दाता है, वो मांगता नहीं। इसलिए किसान को दाता बने रहना चाहिए। और जो भी हमारे बाकी लोग हैं, हमारे सब भाई बहन हैं, हमसे अलग नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार वालों को कष्ट नहीं हो, ये हम सब मिलके विचार भी करते हैं। और जिन्होंने निर्णय लिया दूध का, उन किसानों ने उसका विचार किया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वे कहीं भी आवश्यकता हुई तो दूध बिना पैसे भी उपलब्ध कराएंगे। रामपाल जी, आप कह रहे हैं कि जिनको आवश्यकता होगी उनको दूध पहुंचाया जाएगा। चलिए ठीक है, गरीबों की आप सहायता कर देंगे। दूसरी ओर आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार से बाकी की चीजें गरीबों को मुहैया कराती है, दूध भी करवा दे, तो गरीबों की बात तो आप यहाँ पर कर रहे हैं। हम बात करेंगे मिडिल क्लास की। एक और तो सरकार परेशान कर रही है, बढ़ती महंगाई से आम जनता वैसे परेशान है, मिडिल क्लास वैसे परेशान है क्योंकि पेट्रोल डीजल 100 रुपये हो गया है। तो ऐसे में मिडिल क्लास पर तो दोहरी मार पड़ रही है, किसान से भी परेशान हो रहे हैं। एक और कोरोना था, बड़ी मुश्किल से कोरोना से निकले, और अब बॉर्डर जो बंद था जिसके चलते व्यवसाय भी ठप हुआ है, और अब ये तो मिडिल क्लास तो मारा जा रहा है। इसलिए हिमांशी अरोड़ा, हमने अभी भी बात कही है सत्याग्रह की। इसलिए हमारा सत्याग्रह का अर्थ होगा हमारा आंदोलन हम स्वयं के शरीर को तपाकर करेंगे, स्वयं कष्ट उठाकर करेंगे, हमारे कारण दूसरे को कष्ट नहीं हो, ये प्रयास करेंगे। इसलिए हम सारे आंदोलन में चाहेंगे कि हमारे कारण से, किसानों के कारण से, किसान आंदोलन के कारण से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास, किसी को भी कोई कष्ट नहीं हो, ये हम जरूर चाहेंगे। और इस दिशा में हमने प्रयास शुरू किए हुए हैं। वही प्रयास आपसे जानना चाहती हूँ रामपाल जाट जी, बाकी के किसान संगठनों से संवाद करने का, ताकि इस तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जनता परेशान है, वो ऐसा ना हो सके। हिमांशी अरोड़ा, आपकी हमारी चिंता समान है और इसका रास्ता निकालने में कभी कभी समय लगता है, वो समय लगेगा, लेकिन जनता किसानों के कारण से परेशान नहीं होगी, ये रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। चलिए ठीक है रामपाल जी, अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है और आप लोग भी अपने हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है किसानों के आंदोलन को तेज करने को लेकर? हिमांशी अरोड़ा, हमने 1 नवंबर को एक प्रस्ताव पारित किया था किसान महापंचायत में, और हमने कहा कानूनों की खोट को जी सही करने के लिए देव वोट की चोट, इसी से दूर होगी कानून की खोट। इसलिए वोट की चोट, ये भी हमने रास्ता 1 नवंबर से ही घोषित किया हुआ है, और अब बाकी लोग इस रास्ते पर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो लोकतंत्र में लोक यही महत्वपूर्ण होता है,
और चुनाव में लोग का रुझान यही सरकारों को नियंत्रण करता है, यही अंकुश का काम करता है। इसलिए सरकार वो मतवाला हाथी बन जाती है जो किसी की चिंता नहीं करती, तब उसका अंकुश हाथी पर जो लगता है, तो अंकुश लगाने का तरीका वोट की चोट है। इस अंकुश के द्वारा सरकार सही रास्ते पाए, इसकी जरूरत है। दूसरा, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए, बिना गाली गलौज, बिना आरोप प्रत्यारोप के। ठीक है, शुक्रिया रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार।